एक ये बॉन्ड होता है फादर एंड सन का। अब लड़के एक उम्र तक बड़े हो जाते हैं तो फिर कैसा पावर क्लैशेस आ जाते हैं। क्योंकि लड़के भी बड़े हो रहे हैं तो वो अल्फा मेल और मस्कुलिनिटी वाला एक आ ही जाता है लड़कों में। तो पापा को कब समझना चाहिए कि अब मेरा लड़का बड़ा हो गया है, आई शुड ऑल्सो लिसन टू हिम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताने से पहले मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी कि लाइफ के जितने रिलेशनशिप आपके पास है ना, इसको सच में एंजॉय करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइफ जर्नी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। किताबें लिखी जाती है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मज़े की बात यह है, मेरा एक वीडियो भी है, मैंने डाला नहीं बट मैंने बना के रखा था कि लाइफ नेवर ब्यूटीफुल वो होती नहीं है, उसे आपको समझ के चलना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ ब्यूटीफुल कारपेट बिछाया हुआ हो और नीचे पत्थर, तो क्या मज़ा है उस कारपेट पे चलने का। चैलेंजेस भी तो होने चाहिए, क्योंकि एक्टिव तो तभी रहेंगे कुछ चैलेंज है हमारे पास, नहीं है तो बस बैठे वजन बढ़ा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे ब्यूटीफुल समझना पड़ता है, ऐसे कोई ऐसे कारपेट बिठा के बैठे नहीं होते एंड दैट इज़ नॉट गुड। फर्स्ट। सेकंड, हर रिलेशनशिप का अपना एक मज़ा है, बस उसे समझ के चलो, एक्सेप्टेंस दिखाओ कि मिला है मुझे रिलेशनशिप, आई एम अ फादर ऑफ सन, नॉट ओनली द डॉटर्स, लाइक दैट। फर्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे ही सास बहू का है, सास तो है निभाओ, माँ तो नहीं बन सकती, पता है, दुनिया ने बता ही दिया, तो बना के दिखाओ ना। एंजॉय करो, आई मीन टू से कि एंजॉय करो। मुझे हमेशा सब बोलते कि आपको तो हमेशा हर रिलेशनशिप एंजॉय। मैंने बोला जब आप वो टेक्निक सीख जाओगे ना तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि जर्नी ऐसे ही चलेगी हमारी। अब आपका क्वेश्चन पे आती हूँ, आपने मुझे पूछा कि कब करना चाहिए, तो इन वेरी शॉर्ट आंसर इज, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, वॉट एवर यू लाइक, फॉर्चून, जो भी गाड़ियों के नाम मुझे बहुत नहीं आते, समझो कि आपका बेटा आपके साइड में बैठा है, पीछे वाइफ बैठी और 2-4 लोग बैठे हैं, बट बेटा आपका साइड में, हम बेटे की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पापा गाड़ी चला रहे। वन डे यू हैव दैट, मतलब चलते चलते आपके दिमाग में एक दिन मेरा बेटा गाड़ी चलाएगा, तो आपकी जर्नी कैसे होगी? जब तक मेरा उन फादर को ये क्वेश्चन है, अगर ये थॉट आपके दिमाग में आए कि वन डे माई चाइल्ड विल दिस साइड, मैं उस साइड, तो ये जर्नी कैसे ट्रांसफ़र होगी? ये सीट पे बैठा है और वो यहाँ आने वाला है, ऐसे सपने आप देख रहे हो, बस दैट इज़ द जर्नी फॉर फादर एंड सन। बट वो सीट आप तैयार कैसे करोगे उसको? क्या क्या सिखाओगे? पहले तो फिजिकल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर शार्पनेस, फिर गाड़ी चलाने के तरीके, फिर लाइसेंस, फिर पेट्रोल, फिर गाड़ी की टेक्निक्स, फिर गाड़ी का साइंस। सेम फॉर द लाइफ। जिस तरह की आपकी गाड़ी होगी, अब ये डिपेंड करेगा मैम कौन सी गाड़ी है। मे बी द क्वेश्चन, पापा मुझे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है? हो सकता है वो 18 साल का होने तक गाड़ी या चेंज होने लगेगी, आप नया मॉडल खरीद के दोगे, तो सेम फॉर लाइफ। आप 18 साल बाद आपके बच्चे को जो देना चाहो, आपकी नींव तो अभी डलनी चाहिए। एक इन शॉर्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर, पर इसमें क्या होगा, बीच वाली चीज़ें मैंने इसलिए छोड़ी। अगेन इट डिपेंड ऑन फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन, द फादर्स थॉट, फादर्स इमोशंस, द फादर्स बैकग्राउंड, वो क्या करके आए हैं अपने फैमिली से, ट्रेडिशनल फैमिली है कि तो उसी तरह से उसका जर्नी होगा। सीट पे बैठा है, इधर भेजना है, सोचो वो जर्नी कैसी होगी। बस सेम वही करना है फादर को। एट विच एज यू आर गिविंग की ऑफ कार टू योर सन, सेम टाइम। हमारे काउंसलिंग में हम एक जब हम सेशन लेते हैं तो हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, टीनेजर्स में क्वेश्चन टीनेजर रिलेटेड है, तो हम ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड, पट्टी बांधते हैं पेरेंट्स की आंखों में, और बच्चे को बोलते कि पेरेंट्स को ले जाओ, फिर रिवर्स करते हैं, बच्चे को बांधा और फिर ले गए। द फीलिंग ऑफ बोथ, कैसे लगा? बच्चा तुमको लेके जा रहा है, आपको विश्वास नहीं बैठेगा ना कि बच्चा सेफ ले जा रहा है कि नहीं। आप बोलोगे अरे ये क्या ले जाएगा, तो हमें इतना विश्वास नहीं है मैम, हम बोलेंगे ले जाएगा ले जाएगा, आप चलो, तो आपकी पट्टी बांधिए। फिर हम रिवर्स करते हैं, बच्चे को बांधते हैं, बच्चा बिल्कुल मस्त हाथ दे देता अपने पेरेंट्स के हाथ में, उसको पता है मेरे पेरेंट्स सेफली ले जाएंगे मुझे, है ना विश्वास, आप उसको सही ले जाओ ना। आपने कुछ बोला नहीं ना उसको, क्योंकि वो उसके आंखों में तो पट्टी है, आपको पता है वो अंधा है, तो आपने कुछ नहीं बोला, आपने कमेंट भी नहीं किया, आपने डांटा भी नहीं, तो सेम बिना पट्टी ले जाओ ना उसको उसके जर्नी में।
पर हम वैसे नहीं करते, हम डांटते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम इमोशंस पे बात करते हैं, उसको लथाड़ते हैं, क्योंकि तब उसकी आंख में पट्टी नहीं होती, आप जीवन चला रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द टेक हम लोग करते हैं सेशंस में ये चीजें। मैं जिंदा क्यों हूँ, ये सब चीजें एक बैक ऑफ द माइंड में आता है जो पर्पस से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली सागर, अभी हमने जो बात की थी ना 11-12 की, तो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर करियर एंड द टीनेजर का जो लास्ट वाला पार्ट मैंने पहले भी बोला था, 16-17 वाला 18 वाला, जहाँ पे कॉन्क्रीट थॉट तो अब डेवलप हो गए। हमने गाड़ी की भी बात की कि कब हैंड ओवर करे फादर, तो ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट होता है कि नाउ फादर इज इमेजिन कि मेरा बेटा मेरी जगह धीरे धीरे लेगा। अब वो प्रोसेस उनका माइंड में चालू हो जाता है, मेकिंग हिज चाइल्ड सन और गर्ल बोथ। अभी तो सभी है, चलती है चीज़ें। तो इसमें ना एक और चीज़ आती है करियर सिलेक्शन की। द क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज व्हाट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, अगेन द टू चीज़, कि एक होता है पर्पस ऑफ लाइफ एंड वन इज द करियर चॉइसेस। तो करियर चॉइस जनरल टर्मिनोलॉजी जो हमारे सोसाइटी में वो ये है कि एक करियर ऐसा चुनना चाहिए जिसमें हमें पैसे अर्न हो, और सोसाइटी में एक नाम होना चाहिए, ऐसा करियर चुनो जिसमें सब कुछ मैनेज हो, हमें पसंद भी आ जाए, हमें वैसा मिले वैसा। तो करियर चॉइस इज द डिफरेंट थिंग, द पर्पस लाइफ अदर थिंग। तो ये डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, पर्पस पे जनरली काम नहीं करते। एक्चुअली गोल को ही पर्पस समझा जाता है कि व्हाट इज़ माय गोल, तो टेकिंग एडमिशन इन पर्टिकुलर कॉलेज और द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और लाइक दैट। सोसाइटी ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि सोसाइटी नॉर्म्स के बारे में बोलता तो ज़रूर है, लेकिन प्रेशर के बारे में सोचता बहुत है कि सोसाइटी में हमारा एक वो हो, तो हमारे पीयर ग्रुप में भी हमारा एक नाम हो कि अच्छा आपका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है, एक स्टेटस सिंबल बना दिया। तो ये जो पर्टिकुलर जर्नी होता है 16-17 के बाद, तो एट द सेम टाइम जैसे हमने गाड़ी की बात की कि ड्राइवर सीट में बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है, लाइक दैट द सिलेक्शन ऑफ करियर। तो हमेशा अगर पेरेंट्स मुझे जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, पर्पस के बारे में भी बात करना चाहिए। तो इट इज़ टोटली द एंटायरली द डिफरेंट थिंग। तो पर्पस क्या होता है कि व्हाई आई एम ऑन द अर्थ। ये थोड़ा सा फनी टाइप लगता है क्वेश्चन सुनने के बाद, ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया, तो थोड़ा सा जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने वेलबींग पे भी जब बात की थी 6 एस्पेक्ट है, तो उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आता है। जब तक आपके लाइफ में स्पिरिचुअल, इट डजेंट मीन दैट कि मंदिर में जाके आप बैठे हो भजन ही कर रहे हो और भाई अभी तो हम 60-70 साल के होंगे तब करेंगे। नो, इट इज़ लाइक कि जब तक हम करियर के साथ साथ, करियर तो पैसा कमाने के लिए चुन लिया, एक स्टेटस सिंबल भी बना लिया, पसंद भी बना ली, पढ़ना भी है, उसके साथ साथ पर्पस को भी अगर जोड़ते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के साथ, तो इट इज मोर फ्रूटफुल, अच्छी तरीके से जर्नी होगी। अदरवाइज आगे जाके फिर पीछे मुड़ के देख के भटकने के चांसेस है। देन व्हाट इज दिस पर्पस, तो हम इस अर्थ पे क्यों आए, ये एक सवाल, और आके मुझे करना क्या है, ये सवाल। तो ये भले ही लग रहा है क्वेश्चन कि ये स्पिरिचुअल है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो कि मुझे सर्व क्या करना है। हाँ, मैंने पैसा कमाने के लिए कोर्स कर लिया, करियर चॉइस कर ली, आगे जाके मुझे अर्निंग भी होगी, फिर मैंने अर्निंग करके क्या किया, पैसे उड़ा लिए, जीवन जी लिया, शादी कर लिए, बच्चे कर लिए, पर पर्पस क्या है? क्योंकि हमने जो ट्रायंगल देखा था नीड का, उसमें हायरार्की में तो वो भी था, लाइफ पूरी सेटिस्फाइड और पूरी अच्छी तरीके से जी या सेटिस्फैक्शनरी जी, वो तब जब एक्चुअलाइजेशन होगा। लास्ट वाला पिरामिड का कॉर्नर अगर आप देखोगे गूगल पे, तो वो कॉर्नर है एक्चुअलाइजेशन, दैट इज द लाइफ हमने जी विथ पर्पस। क्योंकि जब बीच ट्रायंगल के बीच वाले जो पिरामिड के बीच वाले जो ब्लॉक्स थे, वो तो जीवन जीने के वो थे, जीना ही पड़ा हमें, क्योंकि शादी करनी थी, बच्चे थे, कमाना था। पर्पस क्या है कि मैं सर्व द पीपल करने वाला हूँ, सर्व द नेशन करने वाला हूँ, मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ तो कुछ ऐसा कार्य करके जाने वाला हूँ जो आगे जाके आगे वाली पीढ़ी के लिए भी काम आएगा, जनरेशन और टोटली ह्यूमन बीइंग के लिए। ये कंसेप्ट अगर जब जो हमने क्वालिटी टाइम की बात की ना, तो बचपन से ही अगर माँ या घर के परिवार के लोग इस तरह की बातें बच्चे से करते हैं, तो जापान का एक बुक है इकिगाई करके, इट इज़ रिलेटेड टू पर्पस ऑफ लाइफ। कई बार मेरे पास ये भी केसेस आए हैं
कि जिसमें सब कुछ सही था, लेकिन सर्टन एज ऑफ करियर, एडल्टहुड में आने के बाद, एक लिमिट के बाद सब कुछ रुका हुआ सा लगता है किसी किसी को। अब तो कुछ बचा ही नहीं, करियर भी हो गया, पैसे भी कमा ले, बड़ा सा पैकेज है, बट मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। तो व्हाट इज़ दैट मज़ा, व्हाट यू आर मिसिंग, द पर्पस ऑफ लाइफ पता ही नहीं करना क्या है। एंजॉयमेंट आप कितने दिन तक करोगे? तो पर्पस मीन्स व्हाई यू आर ऑन अर्थ। तो दिस क्वेश्चन इज लुकिंग लाइक अ स्पिरिचुअल, बट देयर इज डीप मीनिंग। और इसके साथ अगर आगे जाते हैं ना बच्चे करियर में कि मुझे कुछ करना है ह्यूमन बीइंग के लिए, मैनकाइंड के लिए, अर्थ के लिए, तो कई बार देखो कुछ फैमिलीज़ में देखा होगा, वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए काम भी करते साथ में पढ़ते पढ़ते, सोशल काम, इन्वायरमेंट के लिए काम। तो ऐसे बहुत सारे पर्पस ऑफ लाइफ है, वो ढूंढने में भी आप बच्चों की मदद कर सकते हो। टीनेजर बच्चों के साथ अगर आप इस तरह से डाइवर्शन करते हो उसकी एनर्जी का फ्लो में, तो बहुत कम चांसेस है कि फिर वो आउट ऑफ वे जाके बिहेव करेंगे। बार बार खींच के लाना पड़ता है। जैसे मैंने वो उदाहरण दिया कि गाड़ी ड्राइवर सीट पे जब बच्चा बैठेगा तो टीनेजर से शुरू होगी जर्नी, तो आपको बताना पड़ेगा ना साइड में बैठ के कि अरे रोड इधर है, देखो इधर डाइवर्जन है, देखो इधर ये है। लाइक दैट द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। जब तक वो पूरा स्मार्ट ड्राइवर ना बन जाए, तो आप वो जर्नी सोचो कि जिस दिन आपका बच्चा गाड़ी के ड्राइवर सीट में बैठेगा और आप साइड में बैठ के उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप कितने दिन तक दोगे जब तक आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि आज गाड़ी लेके मैं इसको अकेला जाने दे सकता हूँ। तो वो जर्नी जो होती है गैप, उस जर्नी में ये पर्पस की बात जरूर करना है आपको। लाइफ की जर्नी की बात करें, गाड़ी की नहीं। फिर एक इंडिविजुअल अपना पर्पस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये हो गया टीनेजर के लिए क्वेश्चन कि हमें ये बातें पेरेंट्स को करनी चाहिए। जो क्वालिटी टाइम बात की थी उसमें आप इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो एट दैट एज तक आने तक उसको पर्पस भी मिल जाएगा कि देखो ये कार्य करने से ना अंदर से खुशी मिलती है, गिविंग है, सर्विंग द सोसाइटी है, कुछ ऐसा छोटा मोटा काम है जिससे। तो इंडिविजुअल की अगर बात करें तो कुछ बच्चों में ये बचपन से आता है, सर्विंग द पीपल। कुछ देखो सोशोलॉजिस्ट है जो सोशल काम करते हो, बहुत छोटी उम्र से सोशल वर्क करते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ देने की उनकी इच्छा रहती है, करते भी है। बट कुछ इंडिविजुअल के पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं रहता। तो ये फाइंड आउट करने के तरीके ये है कि क्या आप अपने करियर को लेके सेटिस्फाइड हो? करियर क्या सिर्फ आपके लिए पैसा कमाने का वो था, कोई चॉइस नहीं थी इसलिए किया? तीसरा, करियर के साथ साथ कुछ ऐसी इच्छा शक्ति है या कुछ करने का ऐसा अंदर से वो हो रहा है कि मुझे एक लाइफ इस तरह से जीने का मन था इस पर्पस के साथ, तो लेट स्टार्ट इट विथ स्मॉल एक्टिविटी या स्मॉल थिंग। शुरू करो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। कोई सिर्फ परिवार के लिए पर्पसफुल रहते हैं कि हाँ मेरा परिवार अच्छा। परिवार मीन्स नॉट ओनली द न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को भी फिर वो परिवार समझने लगते हैं। गांव में है या कहीं और दूसरे शहर में बसे हैं, दूसरी जो बड़ी फैमिली जिसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, तो वो भी कोई लोग पर्पस लेके चलते हैं। लेकिन बड़ा पर्पस कुछ और है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछो कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचपन में ड्रीम आपका, वो भी एक है। जैसे फॉर मी अगर मैं कहती तो मुझे बचपन से ही ऐसा एक सूदिंग वाले फील्ड में जाना था कि जहाँ पे मन की बात सुनी जाए, मन का डॉक्टर, ऐसे कंसेप्ट मेरे दिमाग में 5th क्लास में आ गया था। क्योंकि एवरीवन सेज में कि तुम ना बहुत सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, पर मैं बहुत इमोशनल थी, तो मुझे ना रोना बहुत आता था ऐसे, बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ भी। और तो मुझे ऐसा लगता था कि सभी लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर मन का डॉक्टर कहाँ होता है? वहाँ तो हम मन की बात करते ही नहीं, तो ये कौन होते हैं? उस समय मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि साइकेट्रिस्ट और वो, तो साइकेट्रिस्ट मीन्स वो पागलपन से जोड़ने वाली मेडिसिन वाली चीज़ें, ऐसा ही आता था। ये चीज़ मेरे उसमें दिमाग में ऐसे बैठ गई थी कि मुझे तो यहीं जाना है जहाँ लोग मेरे पास आके अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे एंड देन आई विल गिव हिम अ काउंसलिंग लाइक सॉल्यूशन, नॉट मेडिसिन। ये बचपन में मेरे दिमाग में था। देन मुझे मेरा पर्पस मिल गया था एंड देन आई स्टडीड इन एट वरोरा, बाबा आमटे का जहाँ पे था, वहाँ मेरा 11th-12th हुआ। तो थॉट मेरा चाइल्डहुड में डेवलप हुआ एंड माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर आफ्टर 10th एंड अगेन आई गॉट दैट माहौल बोलते ना, एनवायरमेंट। देखो सोशल ही मिला। वंस यू क्रिएट द थॉट ऑफ पर्पस ऑफ योर लाइफ ना, तो गॉड विल सेंड यू इन दैट वे।
आई एम बिलीविंग इन दैट कि आपका जर्नी वहाँ से फिर स्टार्ट हो ही जाता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में आपने डाल दिया है कि मुझे इस जर्नी को इस तरह से पूरा करना है, अलॉन्ग विथ माई लाइफ, डे टू डे लाइफ है, पैसा कमाना है, फैमिली है, बच्चे हैं, ये तो करना ही है, ये भी। तो ये जो पर्पस फाइंडिंग है ना, आस्क योरसेल्फ कि इज देयर एनी ड्रीम, इज देयर एनी थिंग गुड फॉर मैनकाइंड, तो कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? इफ इट इज द पॉजिटिव वे, आई बिलीव, आई यूज इट इन CBT। मैनिफेस्टेशन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों काम करता है। कुछ लोग फियरफुल होते, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो अगेन गोज टू देयर, तो वो क्या करते हैं, हमेशा फियरफुल थॉट्स को क्रिएट करके वो मैनिफेस्ट करते कि एक्सीडेंट हुआ, ये तो निगेटिव में जाएगा तो वो रॉन्ग रिफ्लेक्ट करेगा। आई बिलीव, बट इन पॉजिटिव वे, नॉट 100%, बिकॉज दिस इज नॉट एंटायरली वर्किंग। आपके उसके साथ साथ आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेंगे। कि जैसे अभी टीनेज से निकलते हैं और एक एडल्टहुड में जाते हैं, तो अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शंस होना चालू हो जाते हैं। अब रेड फ्लैग्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते ताकि डिसीजन हमारा सही रहे? टीनेजर के बाद, जैसे ही 18 ईयर्स के बाद अर्ली एडल्टहुड कह सकते हैं, तो फॉर फ्यू टीनेजर्स इट स्टार्टेड अर्ली। स्कूल लाइफ में ही वो सब चालू हो जाता है। कभी कभी वो रिलेशनशिप स्कूल एंडिंग होने तक खत्म भी होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म चलता है, अगर वो एक गांव में है, एक कॉलेज में है या। लेकिन ब्रॉडली अगर हम इस चीज़ को एज वाइज ऐसे बात करें, तो एडल्टहुड में एंट्री होने के बाद ये अट्रैक्शन और बढ़ता ही है, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, करियर सेट हो जाता है, नाउ द टर्न गोज देयर। तो इसमें लॉन्ग टर्म चलने के लिए आपका शादी का एज जनरली अर्निंग होने तक 25 एंड 27, 28 जा रहा है, मान लीजिए 28 और 30। तो इतने साल तक क्या ये रिलेशन चला पाओगे अगर आप अर्ली एडल्टहुड में ही इस चीज़ को पकड़ेंगे? आप सोचो 10 साल का चलाना है रिलेशन। अब ये रिलेशन चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? चीज़ों की मीन्स ethics, values of your life, your beliefs, your thought process, your behavior pattern, your attitude, it all matters. Secondly, ये जस्ट फन है, सोसाइटी प्रेशर है कि एडल्टहुड का एक जस्ट वो होता है ना अट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए। पहले तो ये चीज़ देखनी कि ये क्या अट्रैक्शन है, ये टाइम पास है, या ऐसे ही सब कर रहे इसलिए मैं कर रहा हूँ, मिल गई तो हो गया, या ये लव एट फर्स्ट साइट है, थोड़े दिन चलेगा फिर चला जाएगा, या फिर शादी की एज तक मान लीजिए 27-28 साल तक तुम चलाने वाले हो। तीसरा, चौथा, ये फैंटेसी है, टाइम पास, वही जो मैंने पहले बोला ये। अब ये हुई बाहर की बातें, है ना। इंडिविजुअल अगर देखो तो क्या वो आपके थॉट प्रोसेस से मैच हो रहा है? जो आपको चाहिए सच में उसमें है, या फिजिकल अट्रैक्शन है सिर्फ? आपको मैच होने वाला पार्टनर चाहिए, या नहीं भी चलेगा लेकिन सुंदर होना चाहिए, या स्मार्ट होना चाहिए अगर गर्ल की बात करें, पैसे वाला चाहिए कि नहीं, ये एक। अब आपने पूछा कि रेड फ्लैग क्या मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशन, तो आप रिलेशनशिप चलाने के लिए किस चीज़ को बेस पकड़ते हो? कुछ लोग बिहेवियर और इथिक्स वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोगों को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। अगेन इट गोज टू योर संस्कार या एडॉप्टेशन, आपने क्या किया, आपके परिवार क्या कहता, आपके परिवार के नॉर्म्स क्या है। तो इट इज़ नॉट सो मच ईजी जैसा कि नॉर्मल लेमैन कहता है कि रिलेशनशिप इतना आसान है, नहीं है उसको टिकाना, क्योंकि इसमें सारे एंगल्स से सोचा जाता है। इथिक्स, वैल्यू, बिलीव्स, वो बातें मैंने गिनवाई। फिर आता है फिजिकल फिटनेस, दोनों का एक दूसरे का मैच होना। तीसरा, फिर आता है कि लॉन्ग टर्म चलने वाला है, शॉर्ट ईयर जस्ट आपने टाइम पास किया। पहले तो खुद को ये सवाल पूछो, जो भी है, लड़का हो या लड़की हो या थर्ड जेंडर, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाना चाहे हो, जस्ट ट्रेंड के लिए मत जाओ, पहले खुद को ये क्वेश्चन तैयार करो कि मुझे क्यों चाहिए ये रिलेशनशिप, ये मेरी नीड है क्या, ये मेरा वांट है क्या। ये भी तो होता है ना, वांट है जस्ट चाहिए, उसने किया तो मुझे भी चाहिए। नीड, रियली आई नीड समवन, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए मुझे, घर से नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, फन के लिए है या टाइम पास है या सच में मुझे चाहिए। और लॉन्ग टर्म चलाना है तो मैं निभा पाऊँगा क्या, मेरे परिवार वाले इसको मान्य
करेंगे कि नहीं, नहीं करते तो मुझे क्या करना है, और करते हैं तो फिर कैसे इसे रखना है इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक में शायद ये स्किप हो जाता माइंड से, रिलीजन, स्टेट, ये भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे कोई बोल सकता है कि आजकल तो सभी ट्रेंड में है, सारी चीज़ें पहले जैसे ट्रेडिशनल मैरिजेस नहीं रहे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आप उस एडॉप्टेशन में भी आए हो कि रिलीजन अगर अलग है, स्टेट अगर अलग है, लैंग्वेजेस अगर अलग है, जब ये अलग है तो सारी चीज़ें अलग होगी, बिलीव्स अलग हो सब गए। कुछ अलग होगा, सब कुछ। सबसे बड़ा खतरा तो यहाँ पे है कि अट्रैक्शन तो फिजिकल हो जाता है भाई, पसंद आ गई, जैसी भी हो आ गई, आ गया आ गई, लेकिन उसके बाद आगे पैर डालने से पहले ये सारी चीज़ों को सोच लो एक बार कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस लूप में हूँ कि ये भी मुझे एक्सेप्ट करना है, रिलीजन के साथ साथ, स्टेट के साथ साथ, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट। मैच हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सेप्टेंस है आप में तो फिर करो, नहीं तो फिर लूप में डिस्टर्ब हो जाते हैं ना बच्चे इवन इतना। हाँ, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी की भी बात मैं इसमें डालना चाहूँगी कि मेल फीमेल मतलब लड़का लड़की दोनों में से एक होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट है, क्या थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं कि एकदम अपोजिट है, और अपोजिट है तो क्या मैच करने की क्षमता है आप में, एक्सेप्टेंस की क्षमता है आप में। क्योंकि एटीट्यूड जो होता है लड़कों का, सामने तो बड़ा अच्छा दिखता है कभी कभी, पर उसकी जो आदतें होती है, टेंडेंसीज उसे बोलते हैं, बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ा तो टेंडेंसी, क्या वो दारू पीने वाला है, ड्रिंक करता है, या वो आपको चलेगा क्या, टाइम बिंग है, ये ज़्यादा है, डेप्थ है, ड्रग्स, या फिर बुरी आदतें, या उसका जो टेंडेंसी है वो ऐसा तो नहीं कि पकड़ लिया छोड़ लिया। अगर आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो ये मैटर करेगा। टाइम पास है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर चेंजेस होते रहते हैं। तो लुक पे फंसने से पहले लड़कों को, लड़कियों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं समर्पण, एक दो केसेस तो ऐसे भी देखे हैं कि पूरा समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ हो भी जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर मे बी द प्रेशर दे हैव, बट निकलना बहुत मुश्किल होता है उसमें से। एक फिर चीटिंग करने लगता है ना, फिर आपको ये फील होने लगता है कि मुझे फंसाया गया, मेरा यूज़ हुआ है, मेरे पैसे यूज़ हुए, मेरा शरीर यूज़ हुआ। क्या आपके पास वो स्ट्रेटेजी है तैयार? थोड़ा सा लॉजिकल होके बच्चों को सोचना चाहिए, मतलब whom so ever इन दैट फेज, दोनों में से कोई हो सकता है, तो वो भी सोचो पहले कि इसके साइड इफ़ेक्ट अगर ऐसा होता है तो क्या होंगे। अदरवाइज एकदम ब्लाइंडली आप चले गए और वो तो ऐसा ही है ना, नीचे ही चले जाओगे। टेंडेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, कि जैसे अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है बिहेवियर का, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको ध्यान में आ ही जाता है। जैसे पहले शुरुआत में तो फैंटेसी होता है, अच्छा अच्छा ही दिखता है सब कुछ, अट्रैक्ट होने से पहले सुंदरता दिखती है, सब बाहरी रूप दिखता है। जैसे जैसे आप एक साथ आने लगते हो तो आपको एक एक एंगल समझ में आने लगता है कि अरे इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो चीटिंग करने में माहिर है, या तो ये पैसे खर्च करने में माहिर है, या तो फिर ये तो 4 महीने में छोड़ ही देता है। ये सब थोड़ा सा जज करो, देन यू कैन गो इन नेक्स्ट स्टेप। पहले ही आप समर्पण कर लेते हो और फिर उसको आप कुछ और नाम देके छोड़ भी देते हो। वो तो जो पल आप एक दूसरे के समर्पण करने लगते हो तो वो तो इमोशनल होता है, वो पल ही ऐसा होता है कि इमोशन में आप चले जाते हो। बट बिफोर दैट, वो स्टेप अप करने से पहले थोड़ा सा सोचो कि क्या मुझे ये मंजूर है कि ये इसकी आदत है, होगी तो वो तो आपको छोड़ भी सकता है या छोड़ भी सकती है। फिर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप फिर से उठ के खड़े हो जाओगे? डू यू हैव दैट रेजिलेंस पावर? ये सोचना चाहिए। टेंडेंसीज तो पता चल ही जाती है, कुछ बुरी टेंडेंसीज भी होती है, कुछ अच्छी, जिसे आदतन बोलते हैं ना। ये बहुत लॉन्ग टर्म के बाद काउंसलिंग से कम की जा सकती है, बट जो बेसिक नेचर होता है तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए। रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस कब कर लेना चाहिए? जैसे कि नाउ वी आर इन रिलेशनशिप, कितना टाइम सामने वाले पर्सन को देना चाहिए समझने के लिए? ऐसा टाइम का तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बॉन्डिंग होना चाहिए कि इतना ही समय उतना ही समय। once you are ready to manage everything in the relationship except the bad tendencies, other things, rest of the things manageable है,
पैसा मैनेजेबल है, फिजिकल फिटनेस या फिजिकल दिखना ये भी मैनेजेबल है, एक्सेप्टेंस है। सबसे बड़ा खतरा टेंडेंसीज पे या आदतों पे होता है जो कि बुरी है, अगर बुरी है तो। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग मैनेजेबल है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बाद में मैनेज कर सकते, करियर को लेके, पैसे कमाने को लेके, दिखने से लेके, डिसीजन में, तो ये सब हो सकता है। सिर्फ आदतें देख लो कि बुरी है, ये कितनी मैनेजेबल है, ये बाद में धोखा ना हो जाए इस चीज़ में, है ना। तो ये फिर, और इसमें एक और भी आता है ना, ओनली वो आपको अगर एक्सेप्ट कर रहा है या कर रही है और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी निगेटिव है, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्या आप आपके फैमिली के बिना रह सकते हो? क्या आप आपके फैमिली के अगेंस्ट जाने को तैयार हो? बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, लेकिन जो भी डिसीजन लोगे आपको उस पर ठाम रहने का भी आपका एक आदत होना चाहिए। नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, अरे मैंने क्यों लिया, मैंने क्यों डिसीजन लिया, ये बात आना मुझे लगता है। जो भी डिसीजन लिया है तो पूरा सक्सेस हो जाओ, नहीं लिया है तो फिर रुक के पहले सोचो, सारे एंगल से सोचो। जनरली इतना डेप्थ डिस्कशन नहीं होता है, यंग जनरेशन इतने डेप्थ में नहीं जाती है, वो बहुत ऊपर ऊपर चीज़ें देखती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटेबल है, कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है सामने वाले को, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि बहुत सारी इंडिविजुअलिटी अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो कभी कभी वो भी बाद में सामने आती है चीज़ें, पहले पहले बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। तो इट विल टेक 3 months 6 months ना टू नो द पर्सन। तब तक आप इतने अंदर कैसे मतलब इंडल्ज हो जाते हो उस रिलेशनशिप में, डिपेंड करता है वो इमोशन, जो रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो भी उसका इमोशनल अटैचमेंट कितना है आपके साथ। आपका हो सकता है उसका नहीं है, ये जज करने के लिए 3 महीने 6 महीने, तो ऐसे तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दे सकते, लेकिन टाइम लगता है। मेंटल हेल्थ भी जानना चाहिए। तो लोग खुद को ही पहले, सबसे पहले तो समझ नहीं पाते, तो वो सामने वाले के कैसे मेंटल हेल्थ को समझ पाएंगे? सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ मीन्स पागलपन नहीं, ये वर्ड है। जैसा फिजिकल हेल्थ है वैसे मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ वर्ड में 3-4 चीजें इंक्लूड है, ठीक है। पहले तो ये समझना जरूरी है, ये शब्द रॉन्ग नहीं है, कोई बात नहीं कि इस पे काम करने का बोल रहे, ठीक है। दूसरा, पहले तो खुद के ज़रूरत क्या है, वांट क्या है, उसकी लिस्ट बनाओ, मन में बनाओ, पेपर पे बनाओ, क्योंकि रिलेशनशिप में जा रहे हो, झेलने की क्षमता हो तो पहला कदम बेधड़क रखो, नहीं है सोच के करना है तो पेपर पे लिखो, ये मेरी नीड है, ये मेरा अट्रैक्शन है, ये मेरा वांट है, फिर कदम रखो। और दूसरे की मेंटल हेल्थ को जानो, मतलब बातों में तो आपको पता ही चल जाएगा कि इमोशनल कितना इम्बैलेंस हो रहा है। किस जनरली ये वर्ड्स पता नहीं है सोसाइटी में, शायद मैं ये ऐसा समझती हूँ कि एटीट्यूड है, टेंडेंसीज है, या इमोशनल बर्स्ट वाली है, एंगर इश्यूज़ है, टेंट्रम करने की आदतें हैं, या खूब ज़्यादा स्ट्रेस वाला कोई व्यक्ति है, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। ये चीज़ें पता नहीं है लोगों को कि रिलेशनशिप में इस चीज़ को भी मैटर करना चाहिए। बिहेवियरल इश्यूज़ है, कई हस्बैंड वाइफ में बाद में अरेंज मैरिज में जनरली या इवन लव मैरिज में भी जो इस एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देते, बाद में ये चीज़ें सामने आती कि इसका तो बिहेवियर ही ठीक नहीं है, इसका जो बिहेवियर करने का तरीका है मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मैट्रिमोनियल से शादी हुई, या फिर ये तो मेरे पहचान का था तो मैंने कर लिया, तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तो थोड़ा सा रुक के आप ज़रूर सोचें, क्योंकि एक बार आप उसमें एंगेज हो गए, चाहे शादी करके हो जाइए या चाहे रिलेशनशिप में पड़े फिजिकल, तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल होगी ना। जैसे कि अभी एक केस हुआ था नागपुर में, आई थिंक उस लड़के ने उसको मार ही दिया था, वो पुलिस में थी या कुछ था, अभी थोड़े कड़मना साइड में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी कहीं पे गए वो लोग होटल में और शायद कुछ झगड़ा हुआ और मार दिया। एज बहुत कम थी, जस्ट दे आर एंटर हुआ था, अर्ली एडल्टहुड में ही थे, लेट एडल्टहुड स्टार्ट 25, वो शायद कम ही थे उसके, जहाँ तक मुझे याद है। तो क्यों हुआ? आप तो भाई जिस होटल में गए, वॉटेवर में जो भी चीज़ें के लिए आप वहाँ गए मिलने के लिए, इट मीन दैट आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे थे, आपकी रिलेशनशिप बहुत डेप्थ थी, पर आपके पास ये नॉलेज नहीं था,
क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। लड़की तो चली गई, लड़के को भी पनिशमेंट, जो भी जेल हुआ होगा, तो क्या उनके माँ बाप ने ये सोचा था कि मेरे बेटे के साथ यह होगा या मेरी बेटी ही दुनिया में नहीं रहेगी? तो ये जो घटना हुई है, इसका मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दैट बॉय और दैट गर्ल। जो भी हुआ हो, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य वाली बात हुई नहीं होगी। दोनों एक दूसरे पे ऊपर एकदम जो टेंडेंसीज थे उनकी एग्रेसिव होने की, एग्रेसिव बिहेवियर, वो भी आजकल बहुत, ये जो मार रहे हैं एक दूसरे को, तो इतना खतरनाक है ये। नॉट कंट्रोल ओवर एंगर के कारण। हाँ, नॉट कंट्रोलिंग एंगर है, बहुत सारे उसके साथ दूसरे इश्यूज जुड़े हुए हैं, ईगो इश्यूज है, इमोशनल है। तो ऐसे कैसे प्यार हुआ, ऐसे कैसे मिलने चले गए, ऐसे कैसे फिजिकल होने वाले थे? तो या तो आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, या पता थी और आपने अवेयरनेस के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू, मैं ये भी कहना चाहती हूँ यंग जनरेशन को, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब आप जाते हो तो थोड़ा सा रुक के ये भी सोचो कि हमारे पीछे हमारा परिवार भी है जिनका लॉस हुआ है, क्या उनको उनका बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगी? और जो सोसाइटी इतने मतलब सोसाइटी का जो प्रेशर है या सोसाइटी में उनकी जो इमेज थी वो तो खराब हो गई, वो लाने में 3-4 पीढ़ियों ने काम किया था। तो ये सब इतनी छोटी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बात बाहर जाती है कि ये चीज़ें भी ध्यान देना होता है, तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलो, पहले समझो कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दिस ऑल थिंग्स, तो बहुत अच्छा होगा। आपके हिसाब से आउटर ब्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इनर ब्यूटी? यानी लड़के और लड़कियों ने क्या सबसे पहले देखना चाहिए? देखो, दिखता तो बाहर से आउटर ब्यूटी ही है। कहीं पे मैंने जोक पढ़ा था, आज ही शायद फेसबुक पे कहीं पे एक रिफ्लेक्ट होते ना मैसेजेस, तो वुमेन आर फाइंडिंग, इस एज में ये फाइंड आउट करती है मेल में, फिर इस उम्र में ये फाइंड आउट करती है, इस उम्र में ये करती है, ऐसे एज वाइज उन्होंने क्राइटेरिया दिया था। और नीचे लिखा था कि मैन वांट ब्यूटीफुल 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 इन ऑल एज, इट्स अ फन पार्ट एंड इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट्स अ लिटिल बिट सही भी है, क्योंकि अच्छी चीज़ सबको अच्छी लगती है। सोसाइटी ने एक ब्यूटीफुल का एक डेफिनेशन बनाया, वो सच बोलो तो रॉन्ग है, बट ठीक है, सोसाइटी ने मतलब सदियों से बोल सकते कि ब्यूटी को एक इम्पोर्टेंस है, अपनी जगह पे सही भी है ये कंसेप्ट, क्योंकि जो ब्यूटीफुल है मैं उनको तो डिनाई नहीं कर सकती, वो गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, डेवलप किया हुआ भी बोल सकते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन भी रहता है, ब्यूटी विद हार्ट भी रहता है, कि जो समझने वाले इंसान है। तो पहला अट्रैक्शन तो ब्यूटी से ही होता है, लेकिन नॉट ऑल ब्यूटी आर लाइक डिवाइन, वैसे होता है ना कि उनका ब्यूटीफुल सोल हो, या ज़रूरी नहीं है। कई बार बोलते भी है कि चेहरा तो बड़ा अच्छा था लेकिन देखो ना ऐसे कर गई। कई बार स्मार्ट बॉयज़ रहते हैं लेकिन कुछ अलग कारनामे कर जाते हैं। कई बार बहुत साधारण सी लड़की बहुत कुछ निभा जाती है, बट द बिटर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी इज दे आर फोकसिंग ऑन द ब्यूटी। या कन्वर्सेशन का हम साइड में रखते हैं ब्यूटी के, लेकिन जो भी सिलेक्शन आप करो वो निभाने वाला हो। अगर आपको रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है आपके फैमिली को लेके, आप जो फैमिली ग्रो करने वाले हो, आगे जाके आपके जो भी सपने हैं, उसके लिए बहुत अलग चीज़ चाहिए। वो सिर्फ ब्यूटी नहीं कर सकती, ब्यूटी के साथ और भी इंग्रेडिएंट आपको डालने होंगे चॉइस करते हुए, और नहीं है तो डेवलप करने होंगे एक दूसरे में। आई एम नॉट सेइंग कि डिनाई एवरी ब्यूटीफुल गर्ल, और ऐसा नहीं, आप कॉम्बिनेशन बनाइए, पसंद आई तो क्या नहीं है वो डेवलप करिए, एक दूसरे में ज़रूर करिए। ये एक साइंटिफिक आंसर है मेरा, ये मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि बोलना आसान है, करना बिल्कुल नहीं है, बस टाइम चाहिए। मतलब आपको टाइम देने की इच्छा हो, पेशेंस हो, बिफोर समर्पण पूरा दे देते हो आप लड़कों को, या लड़के भी पूरा मतलब समर्पण के साथ आप जिंदगी एकदम लिव इन में। पर पहले सोचा कि मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए मेरे फैमिली को आगे ले जाने के लिए, क्या ये दोनों में है? नहीं है तो डेवलप करो। अगर आप छोड़ने लगोगे तो आपको तो बेटर मॉडल मिलेगा ही नहीं ना। ये चीजें हो रही है रिलेशन में। ये भी बहुत होता है कि लड़के यूजुअली ज्यादा करते कि
जब तक लड़की साथ होने की रहती है तब बोलते कि चांद तारे सितारे सब तोड़ के ला लेंगे पर एक बार शादी हो गई तो सब भूल जाते हैं। फैक्ट पे जीना चाहिए लड़कियों को भी, अगर लड़का ऐसा बोल रहा है और लड़की अभी अगर बोलती है लड़कों को कि मैं ये कर लूंगी मैं वो कर लूंगी, तो फैक्ट चेक आप करते ही है ना, हर चीज खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव भी करते हो, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैम आपने टेस्ट ड्राइव बोला, फिर लिव इन रिलेशनशिप क्या बुरा है? तो मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी फोरम और एनीथिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन, वो गाड़ियाँ है जो टेस्ट ड्राइव की जाती है। आप गाड़ी नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल हो, कोई लड़की हो कोई लड़का हो। आप शायद ये बात बुरी लग सकती है यंग जनरेशन को, लगी है, मैंने कई बार बोला है तो मुझे बैकफायर हुआ है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि बहुत सोच के करो, इतना आसान नहीं। इस चीज़ को आपने फन पार्ट बना दिया। फन पार्ट बनाने से जो सोसाइटी हमने बना के रखी थी या सोशल जो डैमेज हुआ है, जो हिल चुका है, देख रहे हैं सब, तो अगले 10 सालों में कहाँ जाएगा? और हम ये क्यों समझे कि हम तो सेफ है भैया? नहीं, आएगा, हमारे तरफ आएगा, हमने जो क्रिएट किया उस तरफ आएगा। आज आपके साथ हो रहा है, कल किसी ऐसे के साथ होगा जिन्होंने आज निगलेक्ट किया। तो करना चाहिए ये जो आप बोल रहे हो ना, फैक्ट चेक्स होने चाहिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये चीज़ें क्लियर होती है। अगर आपको पार्टनर पसंद है तो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके आप किसी काउंसलर से मिलिए। प्री मैरिटल काउंसलिंग में सारी चीज़ों की डिस्कशन होती है। आई हैव दैट प्रोग्राम आल्सो, प्री मैरिटल काउंसलिंग, इट वर्क्स। यानी रिलेशनशिप की नींव रखना बोल सकते हैं। हाँ, उसको नींव रखना बोल सकते हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कशन होगा। ये काउंसलिंग तो वैसे साइकोलॉजी बेस्ड नहीं रहता है, लेकिन ये एक थॉटफुल डिस्कशन होगा, साइंटिफिक होगा। आपको अप्रोच में बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आगे होने वाले जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ के। देखो, ये इजीली चला गया रिश्ता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो डिवोर्स के प्रमाण बढ़ रहे हैं, इसमें भी सिंपल डिवोर्स हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरह से हो रहे हैं, जिस आरोप प्रत्यारोप से हो रहे हैं, डरे हुए हैं कुछ लड़के। मेरे पास ऐसे भी केसेस है कि मैं नहीं रहूंगा मैम, वो किस दिन अटैक कर लेगी, उसका एग्रेसिव बिहेवियर मुझे कंट्रोल ही नहीं होता, वो तो मारती है मुझे। ये इनसाइड द काउंसलिंग रूम वाली बात है, आई एम नॉट शेयरिंग द नेम, बट इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आप प्री मैरिटल काउंसलिंग करिए, थोड़ा वक्त लीजिए, टेस्ट करिए, बात करिए, और बड़े अगर इन्वॉल्व है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कंट्रोल रहेगा इस चीज को। यानी अगर नींव सही रखी जाए तो रिलेशन भी बेटर हो सकता है कि बिफोर एंटर टेकिंग बिग डिसीजन शादी का। यस यस यस। और जैसे ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज पे ही हम बात करते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता? 2-3 सिनारियो आते हैं इसमें। जैसे हमने अभी रिलेशनशिप पे बात की, कई बार बच्चे घर से बाहर ही है, मोस्टली बाहर ही है। 70% बच्चे जो है बिजनेस पर्पस वाले तो घर में है, लेकिन जो नौकरी वाले लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री है, बाहर सिटी के बाहर, पेरेंट्स से दूर, तो वहाँ पे वो दोनों ही रहते हैं। वी कैन से इट अ न्यूक्लियर फैमिली। जब वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो एक फैमिली माहौल होता है। एक होता है और जॉइंट फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी है, पेरेंट्स भी है, और आप दोनों भी है, ठीक है। अगेन वन फैमिली सिनारियो इज एक्सटेंडेड फैमिली इन रूरल एरियाज। 4-5 पीढ़ी एक साथ रहती है, बहू अपना सब कुछ करती है, नौकरी भी करती है। कुछ सिनारियो ये भी है, डिपेंड ऑन द फैमिली। अब कन्फ्लिक्ट तो सब जगह होंगे। पैसे कमाने वाली बहू है तो फ्रीडम है, जा रही है, पैसा आ रहा है। अब जो घर में है उसमें जजमेंट पास होते हैं, तुम्हें यही सिखाया गया, वही सिखाया गया, तुम ऐसा करती हो। फिर वो भी कभी कभी परेशान हो जाती कि 3-3 पीढ़ियों को संभाल रही हो। तो अगर ये अरेंज मैरिज नहीं है, अभी तो अरेंज मैरिज का प्रमाण भी कम हुआ। मान लीजिए 30% लोग अरेंज मैरिज कर रहे, 70% लोग लव मैरिज कर रहे, या रिलीजियन कुछ नहीं मानते, पसंद करके अपना ले आते, पसंद बोल देते पेरेंट्स को। ऐसा अगर हम मानते हैं तो चॉइस तो आपने की थी ना। Why you are not considering that scenario कि मुझे तो सबके साथ एडजस्ट करना है? कि जब आप लड़की के साथ जो अट्रैक्शन वाली हमने बात की, तब ये भी पॉइंट आएगा, आप शादी होके कहाँ लेके जाने वाले हो। ये भी लड़कियों को जरूर पूछना चाहिए कि तुम्हारे फैमिली में ये सब चलता है कि अभी हाँ हाँ बोल रहे और फिर वहाँ मुझे टॉन्ट
मिलेंगे, क्योंकि मिलते हैं। लड़की की माँ जरूर, लड़की की माँ या दादी कोई ना कोई जरूर बोलता तुम कैसे थी, तुमने तो ऐसे शादी की, लिव इन में थे, फिर ये आपको सहन नहीं होता है। फिर दूसरा सिंगल में क्या होता है, जो लोग नौकरी के लिए बाहर है उनका भी यही हाल है। जब लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होते, तो बोलना शुरू करते हो, एक दूसरे के कैरेक्टर पे बात करते हो आप। इवन अरेंज मैरिज में भी अभी तो इतना बोलने का फ्रीडम है, फैमिली देख के ही करोगे ना आप शादी, तो फिर कन्फ्लिक्ट, एक्सेप्टेंस सब कुछ है तो कन्फ्लिक्ट का प्रमाण भी कम होता है। फिर जो छोटी मोटी आदतों को लेके है, तो बैठ के आप सॉल्व करो उस चीज़ को, कन्फ्लिक्ट को, और इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो। जैसे कि आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट एक चीज़ मैंने जो नोट की है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत बार ये चीज़ें आती है कि लड़कियों को प्रोवोक करने वाली चीज़ें, वो बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कि लड़कियों को ना बंधन में नहीं रहना चाहिए, सुबह उठ के आप रोटी बना लेते हो, घर में बंधे हुए हो, निकलो बाहर और सेल्फ एम्पावर। अरे रिलेशन को तोड़ के कोई सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकता है क्या? आप फैमिली को तोड़ के सेल्फ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, उसको कोई परेशानी थोड़ी ना है, आप उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हो और वो स्क्रॉल कर करके वो देख देख के वो भी तो आता है। पहले तो वो कम कर दो, अपने आप को क्वेश्चन पूछो, मुझे क्या चाहिए था, मैंने शादी की, अब मिला है तो एक्सेप्ट करो। नहीं अगर मन की बात हो रही है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहे, तो बैठ के बात करो फैमिलीज के साथ कि मेरा ये इंडिविजुअलिटी है, मुझे इस पे काम करना है, और धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करो। कन्फ्लिक्ट को कम करने के तरीके ढूंढो, ना कि बढ़ाओ बात को, क्योंकि स्वीकार तो आपने किया ना उस चीज़ को, अपनी स्वीकार, मतलब हमने जो पहले बात की थी, इट इज़ माई चॉइस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चॉइस। ये कंसेप्ट भी प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम सिखाते। आप चॉइस कर रहे हो आपका पार्टनर, फिर जो कन्फ्लिक्ट होंगे, और होने ही है, लिविंग बीइंग है, कन्फ्लिक्ट होने ही है, क्योंकि अभी जो चीज़ें साथ में रहने से होने वाली वो हुई नहीं है, तो पता नहीं है स्वभाव कैसे है, क्या है। एक्सेप्ट इट, वॉट एवर, डिस्कस इट, होता है ना, डिस्कशन से काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। और उसके बाद है फिर तो काउंसलिंग में आना ही है। अगर नहीं हो रहा है आपसे मैनेज, चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है, तो 50% से अगर ज़्यादा जा रही, 0 to 10 की स्केल्स में 5 के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है कन्फ्लिक्ट का, या तो यू हैव टू विजिट काउंसलर। मैं तो ये बोलती हूँ कि इतना भी वेट मत करो, फ्रिक्वेंटली यू कैन विजिट द काउंसलर्स, मैरिज काउंसलर्स है या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर्स है, सिंपली साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ, जाओ उनके पास, जस्ट विजिट करो, 4 महीने में, 2 महीने में बहुत सारे इंसाइट मिलते हैं। बढ़ने से पहले ही आप उसको क्लोज करना शुरू करो। पर ये तो तब होगा ना कि विलिंगली आपको सच में उस रिलेशन में रहना है या फ्लो के साथ डिवोर्स में जाना, क्योंकि वो कर रहे तो मैं भी करूँ, ये भी ट्रेंड बढ़ा है। कुछ केसेस तो ऐसे है कोर्ट में, जब लॉन्ग टर्म जाते हैं वो कोर्ट, पहले तो डिवोर्स चाहिए, ठीक है, अप्लाई कर दिया, फिर आता है मैं अब लेके जाने को तैयार हूँ, ओके, सेकंड, फिर वकील उस काम में लग जाते, फिर तीसरा वो बोलती है या वो बोलता है पहले मैंने बोला था ना वापस आओ, तुम नहीं आई, अब मेरे को नहीं चाहिए। फिर उसमें से एक बोलते अब मुझे जाना है, ठीक है, तीसरा सिनारियो। चौथा सिनारियो फिर आता है अहम, मतलब ईगो। फिर आता है ईगो में आने के बाद मैं केस कर दूंगा या कर दूंगी तुम्हारे घर वालों पे, फिर दोनों के लिए लॉ तो बने ही है, इधर भी बने उधर भी बने, फिर वही शुरू होता है। उसके बाद आता है जज को समझ में ही नहीं आता है, मतलब मेरे केसेस में बता रही हूँ, वो जज बोलते कुछ भी तो नहीं है इस केस में प्रॉब्लमेटिक। 7-8 महीने इसमें निकलने के बाद जब वो दोनों सामने खड़े होते हैं, तो जज पूछता है कि झगड़ा किस बात का था, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम था, नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम था, नहीं, डिवोर्स क्यों रहे, पता नहीं। ऐसे भी केसेस है, क्यों साथ में रहना है, नहीं है, पता नहीं। इसका मतलब है सोशल मीडिया ने इम्पेक्ट किया था क्या, उस समय ऐसा हो गया था कि अचानक से कि तुम दोनों ने बोल दिया मेरे को नहीं रहना साथ में। तो ऐसे केसेस मैं बताती हूँ, अभी मेरे पास तो 2-3 चल रहे हैं। अगर आप कोर्ट में जाओगे ना तो 30-40% तो यही केसेस है, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्यों केसेस किए। व्हाट दे विल एंडेड अप, वेयर दे एंडेड अप, आई डोंट नो। ऐसे भी चीजें हैं। शादी करने के बाद ऐसे कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलके, कि ये कभी हम ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, बनाना चाहिए, इनफैक्ट इट्स वेरी गुड।
बनाने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए फैमिली के, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना वैसे फैमिली के होने चाहिए, वो बच्चों के काम भी आएंगे, बनाने चाहिए। जैसे कि बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ या एग्जैक्टली। झगड़ा रिजॉल्व किए बिना हम सोएंगे नहीं, हाँ ये सब चीजें बिल्कुल हो बिल्कुल, सकती है। सॉरी बोलना चाहिए। एक वन मोर थिंग इज ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ में अप्रिशिएट करना, थैंक यू बोलना। नहीं होती, कुछ कपल्स में ये आदतें नहीं होती, एक पार्टनर में नहीं होती, एक में होती, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग वैसे होता है, तो वो बहुत हर्ट फील करता है कि इसने सॉरी नहीं बोला, या वो होती है या वो होता है। तो सॉरी बोलना, या पहले शुरुआत करना बात की। और कई बार अप्रिशिएशन की कमी होती है, आप पहले बहुत सारा अप्रिशिएट किया जाता है, बाद में नहीं करते। स्पेशली गर्ल्स को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अच्छी लगती है अप्रिसिएशन में, खाने की अप्रिसिएशन, दिखने की। गर्ल्स की जो चॉइस होते हैं एज अ फीमेल, एंड मेल के कुछ चॉइस होते हैं एज अ मेल, तो बोथ कैन एक्सचेंज दैट एनर्जी एक्सचेंजिंग बोलते हैं इसको, तो वो होना चाहिए। ये भी प्रीपैरेटल काउंसलिंग का हिस्सा है, एनर्जी एक्सचेंजिंग बाय डूइंग समथिंग। हाँ, बाय डूइंग समथिंग। इनफैक्ट रिलेटिव्स को खुश करके भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, खुश हो जाते हैं एक दूसरे के रिलेटिव्स को ये करके, रिस्पेक्ट देके। there are so many ways to handle relationship in better way. The only thing is that your will power, आप कितना चाहते हो। अननेसेसरी सबको ब्लेम करके रिलेशन को तोड़ना, तो फिर आपने कौन सी जिम्मेदारी ली? आप तो एक एडल्टहुड हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है इस चीज़ में? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल माई बिहेवियर? ये कुछ सेल्फ टॉक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एवरीथिंग। ये कंसेप्ट बहुत अर्ली डेवलप करना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, नॉट माई पार्टनर ऑल्सो। मैं अगर उसकी हिंसा झेल रही तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसका प्यार पा रही हूँ तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, या हूँ, मतलब दोनों के लिए बात कर रही हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हर चीज़ की बहुत बड़ी बात है, और एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी एक्सेप्टेंस। है। हाँ, RCBT में वही है, लाइफ एक्सेप्टेंस की, इस तरह की है चीज़ें। जैसी चीजें वैसी ही है, वो कोई और तरीके से नहीं हो सकती, वो एक्सेप्ट करना जरूरी है। हाँ, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर तो सोशल मीडिया बोल सकते हो, या सोसाइटी जिस तरह से जा रही, वो क्या होता है ना, एक आदत, ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग का एक आदत बोल सकते हो, या ट्रेंड बोल सकते हो, कि ट्रेंड के पीछे भागो। एक ने शुरू किया तो रिलेशनशिप को फटाफट डैमेज, थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती है। ट्रेंड है, ट्रेंड में ही जा रहे हैं ना। कल का ही न्यूज़ था कि पूना में हर रोज कितने सारे, मतलब कल मैंने डाला भी था स्टेटस में, इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, तो शॉकिंग, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा। वी हैव वो मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट हो सकता है। यस एग्जैक्टली, मॉडर्नाइजेशन वो एक्सेप्ट किया, तो फिर ये चीज़ें भी करो ना। शादी में मोल्ड, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मुझे लगता है कि मेल जो बॉयज़ है वो थोड़ा सा, देखो एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे की इस पे होता ही है, पर्सनली नहीं, चीज़ों का जो भी घटित होती है घटनाएं आजू बाजू में, सबका होता है। अभी जो जेंडर इक्वेलिटी को लेके बातें होती है ना, थोड़ा सा एंग्जाइटी बॉयज़ में होता ही होगा। वो कहीं ना कहीं इनसाइड द माइंड वो चीज़ें हैं कि इतना फ्रीडम इनको, कहीं ना कहीं वो जेलसी पार्ट भी आता ही होगा, आई थिंक। तो वो अपोजिट जेंडर वाला भी होता है। हाँ, मेरे ख्याल से लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़कों को रात भर घूमने की इजाजत मिलती है, हमें नहीं मिलती। लड़कों को ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की कोई काम करने जाए तो उनका काफी इजीली हो जाता है, लड़कों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से वो होती है। और वन मोर थिंग यहाँ पे एक सबको ध्यान में रखना चाहिए, इनसाइड है ये आज के रिलेशनशिप को अगर आपको सही तरीके से कोई भी सोसाइटी, कोई भी नेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आता है ना, जैसे कि एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में हुआ है, सावित्रीबाई फुले ने, जैसा कि हम बोलते हैं उसके पहले भी एजुकेशन था, बट फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द लेडीज फॉर एवरी कास्ट तब था, तो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए था, कुछ अलग सिस्टम से था। लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया तो सबसे पहले लेडीज एजुकेशन पे हम सावित्रीबाई फुले और जो भी थे उनसे जुड़े हुए, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज थी जब सोसाइटी डिस्टर्ब था। अचानक लेडीज एजुकेशन में आ गई, अरे ये हुआ, मैन्स आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग्स, राइट।
पर वो ज़रूरी कदम था, हमने उठाया और उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में मान लीजिए 90-100 साल चले गए, ठीक है ना, पूरा एक 100 साल का जर्नी। अब दूसरा फेज आया, साथ में ही आया, ओवरलैपिंग था, मतलब ऐसा नहीं कि पहले एजुकेशन किया फिर ये चीज़ें, फिर आया उसी के साथ साथ दूसरा दौर शुरू हुआ। कास्ट का तो हमने उसके पहले वो भी स्टार्ट कर दिया था, कास्ट और एजुकेशन वो आगे पीछे शुरू हुआ, तो कास्ट को हमने रिलैक्स कर दिया कि अभी वो वाला सिस्टम नहीं रखेंगे जो पुराने हमारे इंडियन इसमें था। फिर उसके साथ साथ स्त्री शिक्षा का भी आया। अब जो तीसरा दौर शुरू है ना, वो है इक्वेलिटी का। तो इक्वेलिटी लीड्स टू इक्वेलिटी कैसे आएगी? इक्विटी से, मैंने जो बोला था। तो ये जो दौर है ना, अभी पूरा समाज हिला हुआ है, हर दौर में हिलता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी सोसाइटी होता है तो हिलता ही है सारी चीज़ें, मतलब डिस्टर्ब सी रहती है। अब जो होगा वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इक्विटी वाला। इसीलिए ये सारी डिस्टर्बेंसेस है। और फेज हम लोग कर रहे, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा मतलब नानी लोग जो थे या हमारे मदर्स लोग जो थे, उनको वो एजुकेशनल वाला ट्रांसफॉर्मेशन झेलना पड़ा था। तब भी यही डिस्टर्बेंस हुआ था सोसाइटी में, पर वो इतना दिखता नहीं था क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड था, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लेडी को शिक्षा लेनी थी या उस फैमिली की बेटी को लेनी थी। अब यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों समाज में गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि इसमें कपल इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी, वो लड़की भी चाह रही जो मैरिज में है, इसीलिए दोनों हिले, मतलब लड़कियों में भी गड़बड़ हो रही है। सोसाइटी डिस्टर्ब है कि लड़कियां इतनी एडवांस क्यों हो रही है, क्योंकि इक्विटी का कंसेप्ट आपने लाया, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना सोसाइटी में, तो ये तो सबको झेलना है। जैसे आपने साइकोलॉजी की बात की, तो हम अपने पार्टनर्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते साइकोलॉजिकली कि वो साइकोलॉजिकली क्या चल रहे हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ये फेज से भी सही तरीके से निकला जा सके। हाँ, पार्टनर मेल एंड फीमेल की बात करो, दोनों की बात करती हूँ मैं हमेशा। तो एक तो हार्मोनल चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि दोनों में होता है। लेडीज में थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लड़कों में थोड़ा अलग टाइप का होता है। पहले तो वो केमिस्ट्री लर्न करो या सीखो। दूसरा, बहुत सीक्रेट बात है कि मंथली उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, वो किस तरह से बिहेवियर कौन से फेज में करता है। और स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों को तो ये करना चाहिए, या मेल या कोई भी फैमिली में वाइफ को या आपकी जो भी होने वुड भी है, लड़कियों की बात हो रही, तो जो पीरियड्स होते हैं ना, उनके पीरियड का डेट होता है, तो वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मंथली। एक पर्टिकुलर बिहेवियर दे आर शोइंग, या तो इरिटेबिलिटी या तो इमोशनल बर्स्ट, ठीक है। वो भी आपको, अगर हो सके, आपको सच में क्यूरियोसिटी है अंडरस्टैंड करने की कि लेट मी लर्न माय पार्टनर, तो आप ना मंथली उसका एक पीरियोडिक वो बनाओ कि क्या, कौन से फेज में ये क्या करता है या क्या करती है। इतना इजी हो जाता है लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर डेट में शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, पर्टिकुलर बिहेवियर में ही इज़ लाइक दिस, और ना इससे बात करने से ये घर में एपिसोड होता है और उससे बात करने से ये एपिसोड होता है। या तो आप उसको प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे या उसको मैनेज करना सीख जाओगे कि देखो फलाना वो अपने घर आ रहा है तो ये होने वाला है, अलर्ट हो जाओ, कुछ तो होने वाला है हम दोनों के बीच में, लाइक दैट। एंड फिजिकल मैंने बताया भी, तो ये डेट्स है, हार्मोनल चेंजेस है, एटीट्यूड, बिहेवियर, तो मंथली वो रहता है एक साइकिल, लर्न होना चाहिए। इवन मैं तो बोलती हूँ कि फैमिली में जो ओल्डर, जिनके बच्चे अभी टीनेजर में गए, एट द सेम टाइम मदर इज फेसिंग दैट, क्या बोलते, मेनोपॉज, वो और एक ट्रोमेटाइज पार्ट ऑफ द लाइफ, वहाँ पे ज़्यादा डिवोर्स होते। दो उनके जो बच्चे हैं वो टीनेजर में चले गए, तब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, तब दूसरा फेज लेडी का स्टार्ट होता है और एट द सेम टाइम उनका बेटा दूसरे फेज में एंटर करता है, तो उसके टेंट्रम प्लस वाइफ के टेंट्रम, तो वो आदमी पूरा डिस्टर्ब रहता है। अब ये लर्न करना नहीं करना, ये उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सोसाइटी में ये सब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अभी जैसे हमें पता है तो हम पहले ही पूछते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कि कौन से एज में कौन है, कौन सा फेज, फिर हमें ध्यान में आता है कि अच्छा इसका ये एज है, ये चल रहा है, ये सब, फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, हम सब चीज़ें करके फिर हम एक डायग्नोस पे आते कि अच्छा ये ऐसा चल रहा है, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ हिज बिहेवियर और हिज इमोशंस, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और एक मैरिटल एडजस्टमेंट का भी स्केल आता है, मैरिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चनियर्स एक स्केल आता है। तो apart from individual in the marriage, there are one
26 aspects of marital adjustment. Yeah. 26 है 26 से भी ज्यादा है. आई एम काउंटिंग 26. तो वो सारी चीजें अगर कभी डिस्कस हो जाए किसी एक्सपर्ट के साथ तो करना चाहिए. अब उसके भी अपने मैरिज लाइफ के भी एक माइलस्टोन वाली चीज है. तो ये अवेयरनेस अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग में मैम ये सारी चीज़ें आप बता दो तो हम लोग तो ऐसे पार्टनर को लर्न किया जा सकता है और अवॉइड कर सकते हैं. तो जो चाइल्ड वाला इफेक्ट है ना, आपने बोला था कि झगड़े होते उसके सामने, तो वो अवॉइड हो सकते हैं. क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में आप किसी भी लड़की से बात करिए, आप घर पे भी पूछिए अपने सिस्टर से, माँ से कि क्या ये होता है. यस, इट हैपन्स. और उस समय आप उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो कि नो, योर मदर नीड अ रेस्ट, योर मदर नीड अ सिंपैथी, योर मदर नीड इमोशनल सपोर्ट. एंड एट दैट टाइम ऑल फैमिली एकत्रित होके उस लेडी को अगर सपोर्ट करते तो अगला महीना आपका इससे बेटर जाएगा. एक नहीं कि शादी में ये फेज होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं और थोड़े कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, तो फैमिली वाले एक सजेशन दे देते कि बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा. क्या ये सही है? और एक आइडियली कब पार्टनर्स ने डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, नाउ वी विल हैव किड्स? देखो, ये सही तो नहीं है ऐसा बोलना उनका, बट वही दे आर गिविंग यू एडवाइस, ट्रेडिशनल एडवाइस. इट्स अ ट्रेडिशनल एडवाइस. व्हाई? एज अ काउंसलिंग पार्ट ये एडवाइस देना या एक्सेप्ट करना सही नहीं है, बट ट्रेडिशनल वे इज ओके, क्योंकि वो उस तरह से सोचते जैसा उन्होंने देखा है. उसके पीछे भी साइंटिफिक अप्रोच है. उन्होंने क्यों देखा है, क्या देखा है कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाती है. इट्स वेरी कॉमन थिंग, सबने यही देखा है. पर इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, अगर मैं काउंसलर हूँ तो मैं बताना चाहूँगी, ये एडवाइस तो मैं नहीं दूंगी कर लो और ठीक हो जाएगा, बट बहुत कुछ ठीक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है. आप एक लिविंग भी, मतलब आपका बच्चा आने वाला है तो नेचुरली यू आर गोइंग टू बी अ मदर एंड फादर. तो आपका रिलेशन शिफ्ट होने वाला है और फोकस फिर आपका बच्चे पे रहेगा, न्यू बॉर्न बेबी पे रहेगा, उसके डेवलपमेंट पे रहेगा, फिर आप उसकी जिम्मेदारी लोगे. और एज अ फीमेल्स नेचुरल इंस्टिंक्ट कि उसको तो पसंद ही होते हैं, वो मदर ही होती है ना बाय नेचर, शी इज लाइक, फोकस शिफ्ट होता है, इसलिए फिर झगड़े कम होने लगते हैं. अब उनका फोकस उधर चला गया. कभी कभी ये फ्लॉप शो भी हो जाता है, फेल भी होता है. अगर जबरदस्ती से बड़े लोग इस चीज को करवाते हैं कि नहीं नहीं झगड़े कम हो जाएंगे, डिवोर्स तक मत जाओ, बच्चा कर लो, फ्लॉप भी हो सकता है. फिर अगेन वो साइड इफेक्ट फिर वो बच्चे पे ही होगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं हुआ, बोल तो दिया आपने, नहीं चेंज हुआ, तो काफी केसेस ऐसे भी है फिर वो बच्चा सारा झेलता है. इवन बच्चा होने के बाद भी डिवोर्स होता है, फिर वो बेचारा जो भी आया है उसको तो डिस्टर्बेंसेस हुआ ना, उसका लाइफ तो पूरा स्पॉइल हो गया. एज अ काउंसलिंग फील्ड में तो यही बोलूँगी कि उसके पहले आप काउंसलर से ज़रूर मिले, साइंटिफिक अप्रोच से जाए. बड़ों ने कहा ठीक है, उन्होंने अपना एंगल बताया, डिसीजन आपको लेना है, आपको पता है गहराई आपके रिलेशनशिप की, ये रहता है. डिसाइड करना चाहिए कपल ने कि नाउ इट्स द राइट रेडी टाइम टू बी मदर एंड फादर, पेरेंट्स. लाइक नॉट अ फन पार्ट, मतलब फन भी नहीं बोल सकते, जैसे कि ट्रेडिशनली चलता गया कि नेचुरल गॉड गिफ्ट है, कंसीव हो गया अननोइंगली, एज कम थी लड़की की, नहीं समझ में आता, इतना साइंटिफिक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. आज भी कई फैमिली ऐसे है मिडिल क्लास जो ट्रेडिशनल वे में चलते, भाई शादी होगी, बच्चा चाहिए, मिल गया, कंसीव रह गया, कर लिया, ठीक है. दिस इज़ वन टाइप. सेकेंड टाइप बहुत प्लान से चलते हैं, जो एजुकेटेड है कपल या बहुत अच्छी शिक्षा ली है उन्होंने, इंजीनियर से, जो भी इस तरह से पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी जॉब्स है, अब उनके पास टाइम नहीं है चाइल्ड को संभालने का, एक प्लानिंग तरीके से उनको आदत भी होती है प्लानिंग की बहुत सारी चीज़ों की. तो सही समय ये होगा साइंटिफिकली कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाओ पहले, अपना थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब अच्छे से चेक करो, क्योंकि हेल्दी पेरेंट्स होने चाहिए. और आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ मत रखो कन्फ्लिक्ट वाली जो बच्चे पे असर कर रही है. अगर एक चाह रहा है एक नहीं चाह रहा है तो वो भी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस बच्चे को चाहिए, क्योंकि सिंस द फर्स्ट डे ऑफ योर फर्टिलाइजेशन और जो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट डे होता है,
बच्चे का मदर की इसमें, वहाँ से ही उसका जर्नी स्टार्ट होता है। हमने तो 9 महीने बाद मिलता है, लेकिन जर्नी तो वहीं से स्टार्ट होता है। वहीं से अगर एक्सेप्टेंस नहीं है दोनों में से किसी एक का तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, मत करो, प्रॉब्लम होगी बच्चे में। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली प्रेशर करती है लड़की को, मेरा बेटा एक ही है, हमें वो चाहिए, वारिस चाहिए, वो तैयार नहीं रहती है और फिर वो जन्म देती है बच्चे को। तो वो जो अटैचमेंट वाला इशू मैंने बोला है ना, कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फुल आप, सीधी सी बात है, नेचर्स लॉ है, आप एक्सेप्ट करोगे तो फल फूलेगा, नहीं करोगे, एक का भी डाउट रहा तो वो डाउट दिखेगा। तो ये रिलेशन फिर कहाँ पे एंड अप होता है? बिकॉज एक को तो चाहिए और एक को अच्छा, नहीं चाहिए। तो आपको दोनों को मिलके बात करनी चाहिए कि आपको फैमिली ग्रो करनी है। व्हाट इज़ द एंड गोल ऑफ योर फैमिली? शादी तो कर ली, तो क्या सिर्फ जॉब करके साथ में रह के अपना अपना डिज़ायर देखना है कि फैमिली ग्रो करनी है? अब यहाँ पे और ये बात डिपेंड करती कि डिसीजन सिर्फ आप दोनों लेने वाले हो या फैमिलीज़ लेने वाली है। कई बार अननेसेसरी फैमिली इंटरफेयर भी करती है। मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं कि उनकी इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती किए जा रहे, बोले जा रहे, झगड़े लगवा रहे हैं, है ना, चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उनका मोटो क्या रहता है कि हमें वारिस चाहिए, या जो भी है, एक औलाद चाहिए, बेटा बेटी जो भी है, लेकिन कपल रेडी नहीं है। तो चर्चा करो, या तो फैमिली उतनी मैच्योर और एक्सेप्टेड है तो बैठ के बात करो कि हम अभी इस फेज में नहीं है, मेंटली हम लोग ये चीज़ें चैलेंजेस फेस करें, जॉब के चैलेंजेस है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, और ये इश्यूज़ है, या तो आप हमें सपोर्ट करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, डिलीवरी के बाद भी या बच्चा आने के बाद भी, हु इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू? क्योंकि जो इनिशियल हमने राउंड अप सबसे पहले स्टार्ट किया था कि बच्चा जब कंसीव होता है और उसके बाद जो डिलीवरी फेज में बच्चा जन्म लेता है, उसमें जो भी साइकोलॉजिकल चेंजेस माँ के अंदर होती है या फैमिली मेम्बर्स बॉडी लैंग्वेज और जो भी शो करते हैं, इट्स रियली इफेक्ट, सच में इफेक्ट करते हैं। न्यूरो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ADHD, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि साइको एजुकेट करना चाहिए पूरे फैमिली को, ये इम्प्लीमेंटेशन सच में होना चाहिए, एलो पेरेंटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा, क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते, सच काइंड ऑफ बिहेवियर लीड्स यू वेयर, कहाँ ले जाएगा ये बिहेवियर आपका? तो ये सारी बातों की चर्चा आप दोनों भी करिए। अगर आपका पार्टनर थोड़ा कम लिखा पढ़ा लिखा हो, तब भी आप बड़े प्यार से समझाइए उसको, पेपर पे लिखिए कि देखो ये करने से ये होगा और हमें अच्छा हेल्दी बच्चा चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली दैट चाइल्ड इज़ योर ओनली, आपका सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो परिवार का तो है ही है, फिर आपको नेशन को भी तो कुछ देना है। मैं तो इसी कंसेप्ट पे काम करना चाहूँगी आगे, कि जब भी आप कोई जनरेशन को जन्म देते हो या आगे जाते हो, तो आपको नेशन को भी तो एक अच्छा बच्चा देना है ना। तो इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम वो भी काम करें, हेल्दी वेल्दी एंड मेंटली स्ट्रांग बच्चा। तो फिर वो डिस्कशन होना चाहिए, होना चाहिए। एक रिलेशन जैसे अभी अलग अलग एजेस में जाता है, जैसे एक 30s में एक रिलेशन होता है कपल्स का, फिर 40s में, 50s में, 60s में, तो ये सब डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। हाँ, डायनेमिक्स चेंज होते हैं, लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। समटाइम इट डिस्टर्ब, बट इमोशनली दे आर कनेक्टेड, वो दिखता नहीं है बट इमोशनली अटैचमेंट होता है। डायनेमिक्स इन द सेंस, यू आर सेइंग द सेम कपल, और यू आर सेम कपल के साथ बॉन्ड अच्छा होने लगता है, बच्चे होने के बाद और अच्छा होता है, क्योंकि अब उन दोनों का बच्चा आया है। तो वेरी फ्यू आर देयर जो दूसरे माइंडसेट में चले जाते हैं। आई थिंक 20-10% people, they are not focusing on the family and the child, but otherwise 80% जो कपल्स है, अगर अच्छी तरह से जितनी भी बातें हमने की उन सब पे फोकस करके फैमिली ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल रन वेरी नाइसली। बट जो आपने एज वाला डायनेमिक बोले, तो वो इमोशनली स्ट्रांग होते रहते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा दिखेगा वो कंप्लेंट करते रहते हैं एक दूसरे की, ये तो ऐसे ही थे, इन्होंने मुझे ऐसा ही किया। सेम वो जेंट्स नहीं बोल सकते हैं, मेल जनरली नहीं बोलते, बट उनका अपना जो सर्कल होता है उसमें शायद उनकी हंसी मजाक चलती होगी, बट कनेक्शन अच्छे स्ट्रांग होते हैं, और एज वाइज और ज़्यादा होते, क्योंकि जो डेडिकेशन उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखा है, ट्रस्ट डेवलप होता है, एक अपने पार्टनर के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट, कि मैं
बहुत विश्वास करता हूँ मेरे पार्टनर पे, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से एक फैमिली ये किया। तो ये बहुत अच्छी तरह से उनके एक दूसरे के प्रति वो होता है ना, आदर भाव, ये जो इंग्रेडिएंट है मैरिज के, वो भी सीखने चाहिए बच्चे होने के बाद, क्योंकि हर स्टेज में अलग अलग इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद तो बहुत स्ट्रांग होता है। रिलेशन के स्टार्टिंग में जब हम पार्टनर चूज करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बुढ़ापे तक वो पार्टनर कैसा साथ देगा। बिकॉज कैसा होता है कि बुढ़ापे में काफी हेल्थ इश्यूज होते हैं एक एज के बाद में, और उसको मैनेज करने वाला कोई पर्सन पार्टनर होना नहीं, जरूरी। इतना सोचना चाहिए, ये बात सही है, पर इतना सोचने का सिनारियो अभी नहीं है। हमने भी शायद नहीं सोचा था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, नहीं सोचा था, बट सोचना चाहिए, ये भी सही बात है। बट इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, इतना सोचना भी थोड़ा सा अलग सा लगेगा। लेकिन हाँ, एक कर सकते हैं कि सोचने की आदत डाल सकते हैं, या उस चीज़ को वहाँ तक ले जाने में जो जर्नी का माइलस्टोन्स होता है हर एज का, उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए। इट इज़ लाइक अ बैंक ना, बैंक अकाउंट। ये दोनों, ये बैंक अकाउंट वाली चीज़ दोनों दो जगह पे काम आएगी। मैं वो पॉइंट बच्चों के लिए भी डालूंगी और हस्बैंड वाइफ के लिए। इमोशनल बैंक होता है, इमोशनल बैंक नाम का एक कंसेप्ट है। जैसे हमने क्वालिटी टाइम का दिया था ना, इमोशनल बैंक, तो इमोशनल बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिकली आपको ये आदत होनी चाहिए कि व्हाट आई एडेड टू माई चाइल्ड्स इमोशनल बैंक टुडे एंड माई पार्टनर्स इमोशनल बैंक टुडे, योर लिटिल एक्ट, छोटा सा एक्ट, वो ऐड होता जाता है उसकी मेमोरीज में। नॉट द मनी, योर एक्ट, either it is the hug, either it is the little coffee, ग्रेटिट्यूड, कुछ भी अप्रिशिएशन। हाँ, तो वो फिर निकलता है बाहर बाद में जब वो मैच्योर होती पॉलिसी। लाइक दैट, सेम फॉर चाइल्ड, बच्चों के साथ भी यही होता है। मेरे साथ बचपन में ये इमोशनल ऐड हुआ था, मदर ने बहुत इमोशंस ऐड किए थे, वो याद रहता उनकी मेमोरी में। तो वो ना टीनेजर में ग्रेटिट्यूड बैक देते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं बच्चे। कई बार इमोशनली ब्लैकमेल करके देखो कभी बच्चों को, जिन्होंने ये चीज़ की है, बच्चे सुनते हैं, उनकी माँ ने बोला है, दे फॉलो देयर पेरेंट्स देन। तो ये भी एक कंसेप्ट सोसाइटी में होना चाहिए। फिर बच्चे लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, ये लोग कौन होते हैं, या इधर कौन सा प्रॉब्लम हुआ है जो ये स्टेज तक पहुंची चीजें? देखो, नॉट इन रफली आई एम टॉकिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में या कहीं न्यूज़पेपर में या इसमें कर्मा वापस आता है, इस तरह की लैंग्वेज, या आपको आपका मिला। आई एम नॉट सेइंग दैट टाइम, बिकॉज इट्स टोटली नॉट रॉन्ग बट नॉट गुड टू देम ऑल्सो, बिकॉज इट्स द सिचुएशनल डिसीजन ऑफ देयर चिल्ड्रन। उनके जो भी बच्चों ने उनके साथ ये किया है, तो वहाँ पे भी कोई सारे पेरेंट्स ऐसे थोड़ी ना है कि जिनके बच्चों ने निकाल दिया, सारे बच्चे थोड़ी ना खराब होते। तो ये स्टेटमेंट तो मैं नहीं दूंगी कि कर्मा वापस आता है और उनके साथ ये हुआ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सेइंग, क्योंकि रैशनल सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ उनके साथ। अगर आपने कभी विजिट किया हो वहाँ पे, या हम जनरल सिनारियो लेके देखते हैं, तो अलग अलग सिनारियो है। किसी के बच्चे नहीं है उतने कैपेबल कि पेरेंट्स के जो अट्टहास बोलते हैं ना, बहुत ज़िद्दी होते हैं कुछ पेरेंट्स किसी ना किसी वजह से, तो नहीं झेल पाते, वो जॉब कर रहे हैं, कैसे कभी पैसे की तंगी होती है। बहुत कम, अगर हम 100 ओल्ड कपल्स को पकड़े जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो उसमें से 10-20% इस टाइप की हो सकते, कुछ और अलग रीज़न की वजह से, लेकिन नॉट ऑल। देयर आर समथिंग डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है कि जो भी वाइफ है उसके साथ माँ की नहीं पट रही है, उसके भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, किस लैंग्वेज में, किस लहजे से, किस तरह से। तो नॉट ओनली द वन रीज़न कि उन्होंने इमोशनल बैंक में नहीं डाला था इसलिए हुआ। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस, वो एक अलग रिसर्च होगा, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे, ये भी इतनी सही बात है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, अगर आप कभी पर्सनली, दे आर हैप्पी विद देयर ओन ग्रुप, ये भी है, वो खुद ही चाहते हैं हम बाहर जाए। कुछ पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को ब्लेमिंग करते हैं, लेकिन उनको खुद कोऑपरेट नहीं करना है। बच्चों को बच्चे संभालने की जिम्मेदारी है, घर मैनेजमेंट की है, बहू बाहर जा रही है, वो भी नहीं करते हैं। दे प्रेफरिंग टू गो देयर हिमसेल्फ, देमसेल्फ, दे वांट टू गो
कोई हेल्थ रीजन से आते हैं, हाँ, बहुत सारे बहुत रीजन सारे, होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कह सकते हम, ये अभी डिफरेंट एक कन्वर्सेशन है। उसमें ये भी होता है कि कोई ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को भेज रहा है, तो उनके अंदर भी एक गिल्ट चलते रहता है कि अगर मैं भेज रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे भेज सकते हैं कभी ना कभी, तो नहीं भेजते ना फिर। तो जिनके मन में गिल्ट आ रहा है वो नहीं भेजते। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि गिल्ट आ रहा है कि नहीं, अब सिचुएशन ही ऐसी है तो फिर तो उनको भेजना ही पड़ता होगा। अब कोई फॉरेन में रह रहा है, नहीं पढ़ रही है, फ्लैट छोटा है, सो मेनी रीजन, देयर आर नॉट ओनली वन रीजन वी कैन कंक्लूड हियर कि अच्छा ऐसा सोचते हैं तो नहीं भेजते, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी के कोई भी चीज को हम एक इसमें नहीं तोल सकते, उसमें बहुत सारी, अगर इस जगह पे सोसाइटी का कोई भी एक गलत चीज है ना, चाहे चाइल्ड डेलिकेंसी है, जो अपराधी बच्चे हैं, टीनेजर से छोटे, चाइल्डहुड अपराधी, और दूसरी चीज अगर हम डालते ओल्ड एज होम, तो ये सोसाइटी की लांछन ही है एक तरह से। सोसाइटी को लगे हुए दाग ही है ना, नहीं होना चाहिए भाई है, बट इट डजंट मीन दैट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होगी कि पेरेंट्स खराब है या बच्चे खराब है, नहीं ना, इसमें साथ और भी चीजें जुड़ती है ना, सोसाइटी भी कोई तो उसके लिए सिचुएशन नहीं देखता है, सब यानी हाँ, कि बोल एक्ट ही देते हैं। देखते हैं। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, इमोशंस नहीं देखते उसके पीछे के। तो ये चीजें भी है, और इसके लिए सिर्फ वो परिवार जिम्मेदार नहीं होता है। अगर ये मेरा काउंसलिंग वाला व्यू है, हाँ, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति कुछ और सोच सकता है। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हो सकता है कि उनको लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, एंड पता है मीन्स मेरा सब्जेक्ट है ये, आई नो द स्टडी। क्योंकि जो अपराध करने वाले बच्चे हैं जिसे आप डेलिकेंसी इसमें डाल रहे हो, चाइल्ड, वो क्या बोलते हैं बचपन में जो अपराध करते हैं, हाँ जुवेनाइल जस्टिस, उसमें तो क्यों है, हम तो बड़े हैं, नहीं होना चाहिए ना वो। इतने अमीर लोग हैं हमारे सोसाइटी में, इतने पैसे वाले हो, क्यों भीख मांग रहे लोग, क्यों हमें चंदा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है उनके लिए, व्हाई दे आर नॉट गिविंग। ग्रिड है ना समाज में उन बच्चों, अगर नागपुर में ऐसा कोई बाल अपराधी है जो 100 नंबर में किसी एक इसमें रखे हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे भी, अब वो जो 100 बच्चे हैं, क्या उनका लाइफ करने लायक कोई नहीं है हमारे यहाँ पे? कर सकते हैं ना करने के लिए, ह्यूमन बीइंग, इट इज द पर्पस, टेक दिस पर्पस फॉर यू इफ यू हैव मनी। भगवान ने सिर्फ जमा करने के लिए नहीं दिया, आई एम थिंकिंग इन दैट वे। तो ये सोसाइटी भी तो गलत कर रही है कहीं ना कहीं। अब वो तो बच्चे हैं, वो किस पे बिलीव कर रहे हैं? सोसाइटी पे, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है, वो हम उनके माँ बाप है, सोसाइटी उनकी माँ बाप है। तो क्या सोसाइटी माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं कि हम उनकी लाइफ अच्छी करें? क्या हम उनको अच्छी शिक्षा दें? ये किसी अमीर आदमी का काम हो सकता है, बट दे आर स्पेंडिंग इन समवेयर एल्स। अगर ऐसा एक थॉट मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी रिच मैन और एनीथिंग, मुझे हमेशा ये ख्याल आते रहते हैं ऐसे कि ऐसा क्यों नहीं है। तो बहुत ही बहुत अलग चीजें है ये सारी। जो आपने मैसेज दिया वो तो काफी एक सोचने वाली बात है, देखा जाए तो, कि नजरिया अगर बदला जाए तो दुनिया भी बदल सकती है। हाँ, तो ये जो पर्पस वाली अपने बात कि की सोसाइटी फैमिली है, ऐसा कोई सोचता नहीं है। बहुत कम लोग एग्जैक्टली, सोसाइटी ही फैमिली है, और ये डिस्टर्ब है, मतलब आप कभी ना कभी डिस्टर्ब होने वाले हो, वो सारा इन वेन, व्यर्थ है। और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से गलत है, टीनेजर भी गलत होते हैं, क्योंकि जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, ड्रग्स की बातें, नागपुर में कितना सारा ड्रग्स, और कितना बहुत दुख होता है देख के कि आई एम टीनेजर काउंसलर और मैं हेल्प नहीं कर पाती हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं? अच्छा, जो लालच कर रहे हैं इसको बेच के, सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए पैसा कमा रहे हो? आगे वाले जनरेशन के लिए। आप आगे वाले जनरेशन को ही ड्रग्स बेच रहे हो, ये क्यों ऐसा सर्कल बना रहे हो आप? किसको, मैं एक ही शब्द में बोलूँ क्या, मैं ऐसे जब सेल्फ टॉक करती तो बोलती है किसको उल्लू बना रहे हैं? खुद को ही, जो भी ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ड्रग्स बेचना, आप डैमेज कर रहे हो यंग जनरेशन को। अगर नागपुर का उदाहरण लो, मेरे कोई फ्रेंड पुलिस में वगैरह है, वो बताते हैं कि प्रीति डू समथिंग, व्हाट आई कैन डू। जो बेच रहे हो क्या उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं है?
ये जो प्रोडक्शन कर रहे या ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे पास एक फैमिली है जिनका एक एग्जांपल देती हूँ कि पेरेंट्स को पेरेंटिंग में शायद ये मदद कर ले। मेरा ये लास्ट जो भी मैं बोलूँगी, एक इंजीनियर है फॉर मतलब जो वेपन्स बनाते हैं, उसकी मम्मी ने उसकी ऐसी परवरिश की है कि जब उसको जॉब लेने की बारी आई, इतनी इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े पैकेज का जॉब था, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मैं वेपन्स बनाने की कंपनी में काम नहीं करूँगा। 22-23 साल का बच्चा ये सोचता है, नो आई विल वर्क फॉर माई कंट्री एंड आई विल नॉट डूइंग जॉब। मैं खाली रहूँगा लेकिन मैं वहाँ जॉब नहीं करूँगा जहाँ दुनिया को नष्ट करने के लिए, मैनकाइंड को नष्ट करने के लिए चीज़ें बनाई जाती है। आई विल नॉट डू दैट। कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, करोड़ों का पैकेज मिल रहा है एंड ही इज रिफ्यूजिंग। गट्स लगते हैं तो गट्स, एथिक्स और बहुत सारी वैल्यूज। फिर भी अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत बाकी है, हो जाएगा। उसलिए बैलेंस भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बैलेंस हो रहा है। मैं वर्कर मतलब नीचे जाता हुआ सोसाइटी जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन उसको उठाता हुआ समाज भी मैंने देखा है। काफ़ी लोग 50 के 45 के साल में पूरा खुद को सोशल वर्क में लगा रहे, टाइम दे रहे, पैसा दे रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे। हो सकता है कि यहाँ की संख्या ज़्यादा हो रही है और चल रहा है काम, ये भी हो सकता है। तो है, चल रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग रहते ही है और ये वाइस मतलब चलता रहेगा। इट विल नेवर एंड। सही बात है, चल रहा है। सही रास्ते पे चलने वालों को सही रास्ते पे चल के काम करना ही पड़ेगा, तभी वो सोसाइटी का बैलेंस बना रहेगा। बन रहा है, काफी बना है।